स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्स के सबसे अद्भुत और रोचक सिद्धांतों में से एक है। जब हम स्पेस टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमें दो चीजें समझनी पड़ती हैं, स्पेस और टाइम। पहले साइंस के इतिहास में इन्हें अलग अलग समझा जाता था। स्पेस यानी अंतरिक्ष वो जगह है जहां सभी वस्तुएं होती हैं, और टाइम यानी समय वो माप है जिसके जरिए घटनाएं होती हैं। लेकिन जब सापेक्षता का सिद्धांत सामने आया तो इन दोनों को एक साथ देखा गया और यहीं से स्पेस टाइम की शुरुआत होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उन्होंने ये बताया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके पहले न्यूटन की फिजिक्स में स्पेस और टाइम को पूरी तरह अलग माना जाता था। न्यूटोनियन फिजिक्स में स्पेस एक स्थिर और निष्क्रिय माध्यम था जिसमें सारी गतिविधियां होती थीं और टाइम हर जगह समान रूप से चलता था। लेकिन आइंस्टाइन ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन के अनुसार जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका टाइम अलग ढंग से गुजरता है। जितनी तेज गति उतना टाइम धीमा। उदाहरण के लिए अगर कोई स्पेसशिप बहुत तेज गति से चले तो उसके अंदर जो समय बीतेगा वो धरती पर बैठे किसी व्यक्ति के मुकाबले कम होगा। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। अब स्पेस टाइम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मास और इंगरी स्पेस टाइम को कैसे प्रभावित करती हैं। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है। इस डिस्टॉर्शन को हम कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कहते हैं। जैसे एक भारी गेंद ट्रैम्पोलिन पर रखी हो तो ट्रैम्पोलिन नीचे की ओर झुक जाता है, वैसे ही कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे पृथ्वी, सूर्य या ब्लैक होल स्पेस टाइम को घुमा देते हैं। इस कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि ग्रेविटी कोई अदृश्य बल नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। आइंस्टाइन ने इस कर्वेचर को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाया जिसे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस कहा जाता है। इन इक्वेशंस की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कैसे प्रभावित करेगा। अब आइए समझते हैं कि इसका हमारे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनरल रिलेटिविटी के आधार पर हमारा यूनिवर्स एक डायनेमिक और एक्सपैंडिंग सिस्टम है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने यह पाया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसका कारण बिग बैंग है जो लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। तब से लेकर अब तक यूनिवर्स का एक्सपेंशन जारी है। जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के अनुसार स्पेस टाइम खुद फैल रहा है, जिससे गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब आइए ब्लैक होल्स की बात करते हैं। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां स्पेस टाइम इतना ज्यादा कर्व्ड हो जाता है कि वहां से कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। जब कोई मैसिव स्टार अपनी जिंदगी के अंत में कोलैप्स होता है तो वो ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम का कर्वेचर इन्फिनिट हो जाता है, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटीज फिजिक्स के वो बिंदु हैं जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां सामान्य फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। स्पेस टाइम का एक और दिलचस्प पहलू है ग्रेविटेशनल वेव्स। जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो स्पेस टाइम में लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये वेव्स बहुत ही कमजोर होती हैं, लेकिन 2015 में लाइगो एक्सपेरिमेंट ने पहली बार इन्हें डिटेक्ट किया। ये वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में होने वाले हल्के फुल्के डिस्टर्ब्स की तरह होती हैं, जो ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों से हमारी तरफ आती हैं। इन वेव्स की खोज ने जनरल रिलेटिविटी की एक और भविष्यवाणी को साबित कर दिया। स्पेस टाइम का एक और अद्भुत सिद्धांत है टाइम ट्रेवल। सैद्धांतिक रूप से अगर हम किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में हों जो प्रकाश की गति के करीब चलता हो तो हम भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। इस विचार को ट्विन पैराडॉक्स के माध्यम से समझाया जा सकता है। अगर एक जुड़वां भाई पृथ्वी पर रहे और दूसरा एक तेज गति वाले स्पेसशिप में जाए तो जो भाई स्पेसशिप में है वो पृथ्वी पर रहने वाले भाई के मुकाबले बहुत धीमी गति से बूढ़ा होगा। यह सापेक्षता का सिद्धांत टाइम पर सीधा प्रभाव डालता है। सापेक्षता का एक और रोचक पहलू है वर्म होल्स। वर्म होल एक तरह के हाइपोथेटिकल टनल होते हैं जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ डालते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो थियोरेटिकली हम यूनिवर्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत तेजी से जा सकते हैं। हालांकि अभी तक वर्म होल्स का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के अंतर्गत संभव हो सकते हैं। कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स वर्म होल्स को भविष्य की संभावनाओं के तौर पर देखते हैं, जिनसे हम अंतरिक्ष और समय के बीच अकल्पनीय यात्रा कर सकते हैं।
अब बात करते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस के अनुसार जो मैटर और एनर्जी हम देख सकते हैं वो ब्रह्मांड के कुल मास और एनर्जी का केवल लगभग 5% ही है। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर वो अदृश्य पदार्थ है जो गैलेक्सीज को बांध कर रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार की गति को बढ़ा रही है। इन दोनों के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है, लेकिन जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस हमें इनके प्रभावों को मापने और समझने में मदद करती हैं। अब जब हम स्पेस टाइम की गहराई में जा चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत हमारी सोच और ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल चुका है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक जटिल तंत्र का हिस्सा है जहां ग्रेविटी, मैस और एनर्जी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन का यह सिद्धांत न केवल ब्रह्मांड के विशाल पैमानों पर लागू होता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। उदाहरण के लिए जीपीएस सिस्टम, जिसका हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर इस सिद्धांत को न माना जाए तो जीपीएस द्वारा दी गई जानकारी में प्रतिदिन करीब 10 किलोमीटर की त्रुटि हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के सतह के मुकाबले जीपीएस सैटेलाइट्स टाइम को अलग तरह से अनुभव करते हैं, और यह अंतर जनरल रिलेटिविटी के माध्यम से ही समायोजित किया जाता है। इस प्रकार स्पेस टाइम और सापेक्षता का सिद्धांत न केवल एक वैज्ञानिक खोज है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।